आपने ऑफ किया। हेलो, मैंने हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आ जाइए। अकेले ही आ जाइए। तो अब देखो, एज इन बोथ द केसेस daughter can have co-blood group. So दोनों ही केस में O blood group रख सकती है। So इंफॉर्मेशन कैसी है? Information is insufficient to conclude. Insufficient to conclude whether, हाँ चंद्रशेखर इस सेंटेंस को पूरा करो। पता तो चले कुछ भी समझ में आया है कि कुछ भी नहीं है, कि उतारने में ही व्यस्त हो। हाँ नमन पूरा करो। उत्कर्ष तुम तो काफी समझदार हो, बोलो। एक समय लिख नहीं रहा कहीं, कैसे करता है, कैसे तुम बता भी नहीं पा रहे हो। वो तो बता ही दिया क्या ब्लड ग्रुप है, कह रहे हो वेदर द ब्लड ग्रुप से। वो इस क्वेश्चन ही में लिख दिया, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था क्या पूरा? पिछले 25 मिनट से हाँ हाँ कर किए जा रहे हैं, क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा। वेदर ए और O इज डोमिनेंट। चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ फादर्स ब्लड ग्रुप इज B and mother's blood group is B, can daughter have O blood group? उत्कर्ष बोलो। और दिया गया है B blood group dominates over O, ये दिया है। बोलो, हो सकता है। अंशुप्रिया है? चलो, तो फादर मदर, तो फादर का जीनोटाइप निकालो, ब्लड ग्रुप जीनोटाइप, दैट इज ब्लड ग्रुप जीनोटाइप। फादर का ब्लड ग्रुप जीनोटाइप, अंकुर बताओ क्या हो सकता है? अभिषेक, तो आई बी तो हो ही सकता है क्योंकि बी डोमिनेट कर रहा है, और आई बी आई ओ भी हो सकता है। मदर का क्या हो सकता है? यही आई बी और आई बी आई ओ। सुजन, इनके गैमीट्स क्या बनेंगे? इसमें क्या गैमीट्स बनेंगे? हाँ, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, तो कुल मिला के कितने तरीके के बने बताओ? अंशुप्रिया, कौन कौन से? 2 ही तरीके के होंगे। अगर इनको अलग अलग हाफ हाफ भी कर लो, मियोसिस कर लो, तो या तो आई बी दिखेगा या क्या दिखेगा? तो आई बी दिख सकता है या क्या दिखेगा? और आई ओ। यहाँ से क्या क्या बनेगा? दैट इज आई बी और आई ओ। बोलो, बात समझ में आ गई? अब इनका क्रॉसिंग ओवर कर रहा हूं, क्रॉसिंग
ओवर, तो आई बी के साथ आई बी का करा लीजिए, आई बी के साथ आई होगा, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो क्या होगा बताइए, आई बी, यहाँ देखो आई बी आई ओ, और ये क्या होगा आई बी आई ओ, और ये दैट इज आई ओ। तो ये तो जीनोटाइप ऑफ डॉटर का हो गया, ये जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग, जो भी उनके बच्चे पैदा हों, और उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, 3 केसेस में बी, लेकिन एक केस में ओ। सो डॉटर कैन हैव ओ ब्लड ग्रुप। बोलो बात समझ आई? नाउ अब देखिए, इसका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज मेल हैव सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो भी होता है कि X और Y, दैट इज आइदर जो स्पर्म प्रोड्यूस्ड होगा या स्पर्म रिलीज इज ऑफ X टाइप भी हो सकता है या Y टाइप, जबकि फीमेल क्या होगी, फीमेल, मेल हैज X क्रोमोसोम और फीमेल हैज सेक्स क्रोमोसोम of X type only, that is जो एग है या ओवम is X type only, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो मेल और फीमेल में हमने आपको बता दिया कि इनके जो गेमीट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, X और Y, और इसमें क्या हो सकता है X टाइप, तो दैट इज स्पर्म एंड ओवम, ओवम सिंगुलर है, ओवा प्लूरल है, तो इसके साथ ये किया जा सकता है और इसके साथ ये किया जा सकता है, दैट इज XX और XY। नाउ अब ये जो Y है, Y डोमिनेट्स ओवर X, Y एक डोमिनेटिंग है, तो इसलिए क्रॉसिंग ओवर एंड दिस इज जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग या जीनोटाइप ऑफ बेबी, और जेंडर, तो जेंडर डॉटर हो सकती है और जेंडर, ठीक है, गर्ल हो सकती है और जेंडर बॉय हो सकता है। तो यहाँ इसलिए हो सकता है कि मेल determines the gender of baby and X dominates over Y chromosome, ठीक है। और एक और चीज, there are 50-50% chance of a boy or girl baby। एक्सरसाइजेस में आइए, A Mendelian experiment consisting of breeding tall pea plant जिसमें violet flower है और with short pea plant white flower, तो एक उसने tall pea plant लिया, tall plant और violet flower,
दूसरा लिया है शॉर्ट प्लांट वाइट फ्लावर। ये बात आपको जाननी चाहिए, टॉलनेस डोमिनेट्स ओवर शॉर्टनेस एंड वॉयलेट डोमिनेट करता है ना, वॉयलेट डोमिनेट्स ओवर वाइट। तो टॉलनेस डोमिनेट्स ओवर, लेकिन पता नहीं फिर डब्लू वर्ड इन्होंने क्यों लिया, वी लेना चाहिए, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो जो डोमिनेट होता है उसका वर्ड लिया जाता है ना, लेकिन बुक में डब्लू ही ले रहे हैं, वी लेना चाहिए। और वॉयलेट डोमिनेट्स ओवर वाइट, ऐसा है कि नहीं? तो अगर टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट तो कई तरीके का हो सकता है, वो टीटी भी हो सकता है, क्योंकि हीटेरोजाइगस होमोजाइगस तो कुछ लिखा नहीं है, लिखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं लिखा। चलो, और वॉयलेट फ्लावर है तो क्या वॉयलेट कलर भी डोमिनेट करता है? तो डब्लू, अब यही वर्ड लिखा है, ये कैपिटल डब्लू का मतलब तुम क्या समझोगे? ये वॉयलेट और स्मॉल डब्लू आई, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या हो सकता है? मन और भी हो सकता है क्या? तो टी टी डब्लू डब्लू, और भी कोई हो सकता है, यानी बहुत तरीके के हो सकते हैं ना। दैट इज टी, और वॉयलेट है, एक वॉयलेट स्पेक्ट्रम तो रहेगा, टी टी डब्लू डब्लू, ऐसा बोल रहा है ना। एक और भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है टी प्लांट है तो इसके कौन कौन से बन सकते हैं? कई तरीके से हो सकता है। देख लो, अगर ये भी हो सकता है क्या, टी टी डब्लू, ये तो दोनों में डब्लू बड़े छोटे कर दिए, और इसके साथ कुछ कर सकते हो, टी टी कैपिटल डब्लू डब्लू, सब होगा कि नहीं? देखो, टॉल वॉयलेट, टॉल वॉयलेट, टॉल वॉयलेट, टॉल वॉयलेट, 4 तरीके से टॉल वॉयलेट। और बोलो शॉर्ट है स्मॉल टी, और वाइट का स्मॉल डब्लू, सही है। अब इन सब के क्या किया गया है? Breeding of tall plants with short bearing white flowers. The progeny all bore white flowers. जो बनी है, but almost half of them were short. आधे short थे. This suggests the genetic makeup of, देख लो जो बनी है वो कौन सी थी? सारे वॉयलेट थे, but half of them were short. आधे, तो हमें एक ही है, इनमें से एक एक का चुनना है। आप समझ लीजिए कि 4 केस बन रहे हैं, समझो इस बात को। तो मैं ऐसा करता हूं, एक एक केस करके ही लेता हूं। सिर्फ पहले क्या लो, तुम्हारे पास 4 केस है, आंसर इसका क्या है? पहले आंसर वाले बताओ, आंसर देख के बताओ, तो फिर मैं उसको समझाऊं, फिर दूसरों को भी बताऊं। देखो, टी टी डब्लू डब्लू, अब ये देखो टी टी डब्लू डब्लू, ये टॉल और वॉयलेट, समझ रहे हो? इससे मैं पहले आंसर निकालूं, फिर और सबका भी देखो। 4 तरीके के तो दिखाई दे ना तुमको। इसके बताओ गेमीट कौन कौन से बनेंगे? या तो टी के साथ डब्लू, या क्या बनेगा बताओ? टी के साथ छोटा डब्लू, या फिर छोटे टी के साथ बड़ा डब्लू, या छोटे टी के साथ छोटा डब्लू। 4 बने, है ना? अल्टरनेट ले लो, इसके साथ ये, इसके साथ ये तो 4 तरीके के। इसमें कौन सा बना? सिर्फ टी डब्लू। इन सब के क्रॉसिंग ओवर कराओ, बताओ इसके साथ ही आएगा तो क्या बनेगा, इसके साथ ही आएगा तो क्या बनेगा, इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, दैट इज टी टी डब्लू डब्लू, टी टी स्मॉल डब्लू। ये बताओ टी, क्या ये कैपिटल डब्लू है? तो टी टी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ये क्या है? अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि प्रोजीनी है, प्रोजीनी का जीनोटाइप। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्या तुम इसे पेरेंटल क्रॉस कह सकते हो? बोलो, कभी ना कहना, जब तक होमोजाइगस ना हो पेरेंटल ना कहना। जब हाइब्रिड हो जाए ना
जैसे हाइब्रिड में नहीं कहते पेनिट्रेट, प्योर होना चाहिए तब पेनिट्रेट, समझ आई बात? तो हम नहीं कह सकते, बस ये कोई एक फिलियल है। वो कौन सा फिलियल है? एक में प्योर ले ली, एक में ये कोई ऐसा ही, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकते, सही है? अब बताओ ये कैसा हुआ? टॉल वॉयलेट, ये कैसा हुआ? टॉल वाइट, ये बताओ शॉर्ट वॉयलेट, और ये, और वो जो आंसर बता रहा कि कौन से मिलेगा यही मिल रहा है, चेक करो। कह रहा है ऑल मेकअप ऑफ द टॉल, ठीक है, द प्रोजीनी वॉयलेट फ्लावर है, ऑल बोर वॉयलेट फ्लावर, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। तो फिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए? सबको वॉयलेट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ कैपिटल डब्ल्यू करने, क्या तभी तो सबको वॉयलेट मिलेगा, समझो इस बात को। नहीं तो हमें व्हाइट नहीं मिल जाएगा। तो हमें क्या कर लेना चाहिए? बोलो कैपिटल, और आधे टॉल हैं और आधे कैसे हैं? शॉर्ट। तो बोलो टॉल और शॉर्ट का तो समझ में आ गया। तो अब हम इसे बदल रहे हैं, बोलो इसमें अब क्या कर रहे हैं? अब इसके दो गेमीट बनाओ, कौन कौन से बन सकते हैं बोलो? या तो टी डब्ल्यू, या क्या बन सकता है? टी डब्ल्यू, इसका इसके साथ करो और इसका इसके साथ, क्या क्या होगा बोलो? दैट इज टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, और यहाँ से क्या होगा? टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू। तो अंकुर अब इसका कैसा फिनोटाइप होगा? और ये शॉर्ट वॉयलेट। तो सभी वॉयलेट हैं, आधे टॉल आधे शॉर्ट। इसलिए क्या चीज आंसर सही होगा? ऐसा क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन कोई, यही सही होगा। तो एक एक करके देखना, तब तुम्हें चारों को करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसी से सही आंसर आया। तुम्हारा और भी हम कोई करके दिखा दें, लेकिन फिर से सही नहीं आंसर आएगा। इससे देखो ये क्या आया? टॉल वॉयलेट, और ये क्या है बोलो? शॉर्ट वॉयलेट। तो इससे क्या आंसर बन रहा है? विच इज करेक्ट? No. That's why C is correct. पीछे C लिखा है क्या? नहीं लिखा। अब आप और कोई ले लो, मान लो मैं A लेता हूँ, तो T T W W और T T W W सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके अच्छी तरह बताओ, इससे जो बनेगा, अब ये हमारा पेरेंटल क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि दोनों होमोजाइगस हो गए कि नहीं? तो ऐसे में जो F1 जनरेशन बनेगी, बताओ वो कैसी होगी? होगी कि नहीं? क्योंकि इसका क्या बनेगा बताओ? TW और इनसे क्या बनेगा? अब TW ही बनेगा, 2 बार लिखें या 1 बार लिखें, उससे कोई फर्क नहीं। और इन सभी का अगर क्रॉस कर लिया जाए, तो इसका पहले वाले के साथ किया, इसका दूसरे वाले के साथ, और इसका इसके साथ, तो ऑल विल बी टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, और बाकी भी आप करके देख सकते हैं। So this is all tall and violet, okay? चलो, so this is not the case. जो हम चाहते हैं वो चीज नहीं आई। अगला देखिए, okay. A study found that the children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. जो कंजी आंखें जिनकी होती हैं, उनके माता पिता भी कंजी आंखों वाले ही होते हैं। दोनों का होना चाहिए। क्या लिख रहा है? Parents with light colored, on this basis can we say that whether the light colored eye is dominant or recessive? तो वो ये कह रहा है कि ये तो नहीं कह रहा both parents। चलो चेक कर लें ये कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, देखो कि अब डार्क कलर और लाइट कलर, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट, उसने कहा लाइट कलर्ड आई डोमिनेंट,
ठीक है, उसने ये क्या बात कही है कि ऑन दिस बेसिस कैन वी से दैट विच इज डोमिनेंट एंड विच इज रिसेसिव। लेट जो लाइट कलर है डोमिनेट्स, अगर ये डोमिनेट्स है ओवर डार्क, सही है, लाइट डोमिनेट्स है, हम दोनों को लेटर नहीं देंगे, एल और डी लिखेंगे, लेकिन याद रखो कि लाइट डोमिनेट्स। तो अब फादर और मदर, तो मैं ये ले रहा हूं कि मान लीजिए कि दोनों ही फादर और मदर दोनों के डार्क आईज हैं। इनकी आई कलर कैसा है? आई कलर अगर मैं डार्क ले लूं तो डार्क होने से क्या होगा? दैट इज क्वेश्चन में ये क्या है, लाइकली टू हैव पेरेंट्स। लाइट कलर डोमिनेट्स। इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, इस क्वेश्चन के बाद एक बार और मैं देखूंगा, इसमें क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है क्या करना। अगला क्वेश्चन देखो, आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड डोमिनेंट कोड कलर्स इन डॉग्स। तो हम ये देखेंगे कि मान लीजिए डॉग है और एक बिच है, तो हमने इन दोनों में ये देखना है कि कौन सा कलर डोमिनेट कर रहा है। मान लो काला कलर व्हाइट पे डोमिनेट कर रहा है, तो अभी हमने क्या किया कि डॉग हमने ब्लैक कलर का ले लिया, कलर कोड के बारे में ना, और ये बिच कैसी ले ली? व्हाइट कलर की। और अब हमने इसमें क्या लिया? ब्लैक को लिखो BB और व्हाइट को क्या लिखो? व्हाइट को क्या लिखेंगे? स्मॉल b स्मॉल। मान लो ब्लैक डोमिनेट कर रहा है, समझ में? सब वेट किया, ये देखो ये ब्लैक कलर हो गया, ये कैसा हो गया? व्हाइट कलर हो गया। अगर आप ऐसा ना भी लेना चाहें तो ब्लैक को BB ले लो, व्हाइट ऐसे ले लो, और यहाँ पर ऊपर क्या लिख लो कि लेट ब्लैक कलर डोमिनेट्स ओवर व्हाइट। तो चलो इसके गेमीट बनाओ, तो क्या हो जाएंगे बोलो? BB, और ये कैसा हो जाएगा? इसके बाद इनका क्रॉसिंग ओवर करो, तो क्या चीज आई बोलो? BW और BW। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? जितने उसके पिल्ले पैदा हुए वो कैसे हुए? पपीज, सभी ब्लैक पैदा हो गए। तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? रिपोर्ट आ गई कि ऑल पपीज ऑफ F1 जनरेशन दीज आर, सो रिपोर्ट तैयार करो, रिपोर्ट ऑल पपीज ऑफ F1 जनरेशन आर ब्लैक। अब इसके बाद फिर वो जो बच्चे पैदा हुए उनका सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस कराओ, इज इक्वल्स टू F1 क्रॉस। ऐसा करा सकते हैं, उनमें कोई एथिक्स तो होते नहीं है। दैट इज ये पेरेंटल क्रॉस कर लिया, पेरेंटल क्रॉस, बाकी सारी चीजें आप यहाँ लिख लें। F1 क्रॉस में मदर, फादर और मदर लिखो, तो फादर भी इन्हीं का लेना है और मदर भी इन्हीं का लो, ठीक है? तो कुत्ता पैदा होने के 2 साल बाद क्रॉसिंग ब्रीडिंग कर सकता है, so that is BW, और ये BW
और बी डब्ल्यू, इनके गेमीट्स बना लिए। अब इससे आप पता करो बी बी, बी डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू। तो अगली जनरेशन में क्या आएगा, बी बी, बी डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू। तो हमने देखा उनके 3 बच्चे कैसे हुए, काले और एक बच्चा सफेद। सो वी कैन कंक्लूड दैट ब्लैक कलर डोमिनेट्स ओवर। या ऊपर ना लिखो, मन में बस ऐसे करते रहो, बाद में ये चीज लिख देना, क्योंकि आपको लास्ट में कंक्लूड करना ना। प्रिपेयर, ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, प्रोजेक्ट के लिए बाहर से पूछना पड़ता है। चलो, तो फिर क्या पता चल रहा है, इससे पता चला ब्लैक और ये कैसा है, वाइट। सो इन ये F2 जनरेशन हो गई, ये कैसी जनरेशन हो गई, F1 क्रॉस किया ना, F2 जनरेशन ब्लैक इज टू वाइट। रेशो क्या पाया गया, रेशो इज 3:1। So we can conclude that black color dominates over white। तो आपको इन टेस्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फर्स्ट करना है थर्ड। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड थर्ड काम करना। एक बार पढ़ लो कितने आ रहा है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इट इज गिवन दैट लाइट कलर्ड आईज जो भी चिल्ड्रन होते हैं हैव both light colored parents, both parents with light colored eyes, light colored eyes। We know, हम ये जानते हैं कि जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं these are expressed when both pair of genes are identical। ये बात हम जानते हैं कि नहीं, तो यानी दोनों ही नाटे लोग हों तो बच्चा नाटा पैदा हो गए, ये तो हम जानते हैं। जैसे दोनों डॉफ प्लांट होंगे तो ऐसे में क्या होगा, डॉफ होगा। डॉफ रिसेसिव हमेशा प्योर ही होता है, रिसेसिव तो अपने को एक्सप्रेस ही कर रहा है। एक मुझे बताओ, एक मेरे पास टॉल है प्लांट, एक डॉफ प्लांट है, और मुझे आधे टॉल और आधे डॉफ मिल गए हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे टॉल का जीनोटाइप क्या है? और अगर मुझे सभी टॉल मिल गए तो फिर टॉल का जीनोटाइप? बोलो, ये बात तो समझ में आई। तो इसका क्या मतलब है, लाइट कलर्ड आई। तो अब लिखो, वी नो दैट रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन। ये बात समझ आई कि नहीं? वी नो दैट रिसेसिव traits are expressed only in presence of identical pair of gene। So light colored, इसका क्या मतलब है बताइए? जो लाइट कलर है इज रिसेसिव। ये कैसा है? अब इसको देखो कि
मान लीजिए पेरेंट में एक फादर है और मदर, दोनों का जो आई कलर है ये लाइट है, तो लाइट होने से इसमें एलईडी होगा क्योंकि एलईडी रिसेसिव है। समझो, डार्क कलर में अगर मैं कहूं कि डार्क कलर, तो उसे आप क्या लिखोगे, कैपिटल एल, और लाइट कलर को क्या कहोगे, स्मॉल एल। ये जीन है और ये फिनोटाइप है, दैट इज आई कलर। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ एक्सप्रेस कर दिया जिसमें कौन किस पर डोमिनेट कर रहा है। जिसमें डार्क कलर डोमिनेट कर रहा है, एल रिसेसिव है, तो अब इसमें क्या मिल जाएगा आपको, ये आई कलर है, ये जीनोटाइप है, तो इससे गेमीट कौन कौन से बनेंगे, एल और एल, और इससे कौन कौन से बनेंगे, एल और एल। तो इनसे जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो सारे बच्चे कैसे होंगे, ये देखो, और इसमें भी सभी एल एल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या तुम उत्कर्ष इससे ये कंक्लूड करोगे कि डार्क आईड पेरेंट्स के बच्चे लाइट आई नहीं होंगे, कि हो सकते हैं, हो सकते, इससे ये कंक्लूड होगा। चेक करो क्यों, क्योंकि अगर टॉल से टॉल का तुमने क्रॉसिंग ओवर किया पी प्लांट में, तो क्या डॉफ पैदा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसा F2 जनरेशन में होता है। अगर दोनों पेरेंट्स हीट्रोजाइगस हुए, हीट्रोजाइगस डार्क हैं, तो क्या उनका बेटा कंजी आंखों वाला हो सकता है? तो हाँ, चौथा बेटा कंजी आंखों वाला होगा, या 4 में से। बोलो, बात समझ आ गई? तो इससे क्या पता चल रहा है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, और इससे दैट इज जीनोटाइप ऑफ बेबी, ये जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड। और वो कैसा है, दैट इज कलर ऑफ आई, it is light, light, light और light। अर्चिता, अगर एक पेरेंट होमोजाइगस डार्क है और माँ हीट्रोजाइगस डार्क है, तो क्या बच्चा लाइट कलर्ड आई हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि पिता होमोजाइगस डार्क है और माँ होमोजाइगस लाइट कलर्ड वाली, तो क्या बच्चा हो जाएगा? तो यानी दोनों को क्या होगा, देयर मे बी अदर पॉसिबिलिटी दैट बोथ द पेरेंट्स आर हैविंग दैट इज हेट्रोजाइगस डार्क कलर्ड आई, देन आल्सो द बेबी कैन बी। बस ये रिपोर्ट ये आपको समझाने के लिए, यहाँ ही क्वेश्चन पूरा हो गया। ये और इसके साथ ये लिख देना, ये लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, तो इसके सपोर्ट में ही आंसर है। अब देखो, हाउएवर देयर इज the possibility that both parents are having heterozygous dicolored eye, ठीक है, to give birth a baby of light colored eye, that means father and mother। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं, एल को मैंने डार्क बोला, बगल में लिख दिया, टेबुलेट कर दिया, तो ये डार्क ही माना जाएगा। ठीक है, मैं उसका वर्ड ही नहीं ले रहा हूँ डार्क वाले का, क्योंकि मेरा फोकस लाइट कलर्ड आई पे। बोलो, बात समझ आई? सो दैट मींस एल और एल, इसके गेमीट कौन कौन से बनेंगे, एल और एल। अब देखो, जब इनके गेमीट बन गए तो एल एल और एल एल का जरा एक पुनेट स्क्वायर बना लो, तो एल 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 एल, इसे लाइट कहते हैं, दैट इज डार्क, डार्क। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। इट इज क्लियर
that in this case also जो child है may have light colored eye. अगला क्वेश्चन देखो। How is the equal genetic contribution of male and female is ensured in progeny? Divya. इसका आंसर दीजिए। अभिषेक, कैसे दोनों के द्वारा इंश्योर किया जाता है? अमन, अर्चिता, सर वो जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आधा आधा हो जाता है, फिर वो 50 उससे मिलता है तो फ्यूज होता है तो वो समझा गया? तो दोनों आधा आधा। That means 23 chromosomes are contributed by father and 23 chromosomes are contributed by mother. So both are contributing half amount of chromosome to the zygote, which is the first cell of baby. Zygote है क्या? First cell. So लिखो father has 23 pair of chromosome in body cells and half amount of chromosome that is 23 chromosome in sperm. Mother has 23 pair of chromosome in body cell and half amount that is 23 chromosome in ovum. When sperm fuses with ovum तो क्या होगा? When sperm fuses with ovum, zygote is formed, which contains full amount of chromosome. From flow chart drawn below, it is clear that both the parents contribute equal genetic material to their offspring. That means father, mother and (23) chromosome pair of
That is first cell of newborn baby. तो इससे ये बात क्लियर हो गई, दोनों ने आधा आधा दिया, यहाँ पेयर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही दिया इसमें। चलो अब हम लोग आएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। चैप्टर निकालो और उसकी एक्सरसाइज। देखो अमन, ये जो मेटल एंड नॉन मेटल का लास्ट टेक्स्ट है वो कराया जा चुका है, ये लग रहा नहीं कराया। कराया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पहला कराना सिर्फ, हाँ बाकी करा। Page 55, second question. Which metal do not corrode easily? So कौन सा मेटल नहीं करता है? That is गोल्ड, प्लेटिनम लिखते हैं वैसे ही होगा। मुझे ध्यान नहीं आ गोल्ड, चलो एक एक लाइन क्या है। What are alloys when two or more metals or metals with non-metals are homogeneously mixed by melting and cooling. Melting, blending and cooling. Melt कर दो सबको, blend कर दो, cool कर दो। are homogeneously mixed, तो कैसे करना है? by melting each component कार्बन को भी मेल्ट किया जा सकता है, उसका भी एक अपना टेम्परेचर। डायमंड मेल्टिंग, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का क्या मतलब? मिक्स करना, and cooling, it forms alloy, तब मिश्र धातु बनती है। alloy का क्या मतलब है? मिश्र। Now, so alloys are having different properties than their components. alloys में अलग ही प्रॉपर्टी होती है। ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसका आंसर पार्ट में। प्रॉपर्टीज देन इट्स कंपोनेंट्स। पहला, इट डज नॉट कोरोड इजली। इट हैज गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। Its electrical properties are also modified. जैसे रेजिस्टेंस और ये सब है ना, उनमें भी परिवर्तन आता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आपको मैं बताऊंगा एलॉयज जो मैग्नेट बनाने के भी काम में आते हैं। 3-4 अभी जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे 2-3 चीज़ों को मिला कर ना, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोथ आर गेटिंग मॉडिफाइड। समझ में आई? So it's electrical and magnetic properties are modified. These are chemically inert. ये जल्दी रस्ट ही नहीं होते, वैसे तो यहाँ लिखा दिया गया है ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा तो रस्ट क्या लगेगी? नहीं. These are chemically inert
and these are having elevated melting point. इनके उच्च गलनांक होते हैं. These are having elevated. Elevated का मतलब है high. Melting point. Exercise है. So इसमें दिखाया गया कि 6000 किलो का एक आयरन पिलर है जो 8 मीटर ऊंचा है. आप में से कईयों ने देखा भी होगा कुतुब मीनार, ये जो दिल्ली में पोस्टिंग रही है, तो वो बिल्कुल उसमें कहीं रस्ट नहीं लगा, जबकि लोहे का पिलर है. तो इट शोज द एक्सीलेंट मेटलर्जी ऑफ दोज इन एंशिएंट टाइम, जबकि बीसी में बना हुआ स्ट्रक्चर है. 1600 बीसी में तो नहीं बना है, आप समझो 800 एडी में बना है. चलिए एक्सरसाइजेस. पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो रिया बताओ, NaCl को अगर मैं कॉपर मेटल के साथ डाल दूं तो आपको क्या लगता है? Cu प्लस NaCl, तो ये इसको हटा देगा Cu कि भाई तुम हटो, हम आ रहे हैं. नहीं हटा पाएगा क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है. अच्छा बताइए, एल्यूमिनियम को यदि MgCl2 के साथ डाल दिया जाए तो क्या? मग अल मंजन नहीं कर पाए क्योंकि Mg ऊपर है, मग अल तो भी नहीं कर पाए. अगला देखिए, FeSO4 और सिल्वर तो भी नहीं हो पाए क्योंकि Fe ऊपर है, दोनों Fe ऊपर है ना. अगला देखिए, कॉपर को AgNO3 के साथ अगर ऐसा किया तो हमको क्या बनेगा? सही बता, आप भी बोलो उत्तर. सही CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag. ठीक है. इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा. कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट सब ब्लू होते हैं. सब यहाँ रखे, तीनों रखे हैं, सब ब्लू है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, सो डी इज करेक्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल. हमारे पास एक आयरन फ्राइंग पैन जिसमें सब्जी उब्जी बनाई जाती है, तो क्या उसमें ग्रीस लगा दें, पेंट कर दें? सी होना चाहिए क्योंकि ग्रीस उस लगाएंगे तो कैसे होगा? ग्रीस में तो फिर उसे साफ ही करना है. कोट गैल्वेनाइजेशन कर लें. अगला करो, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. So the element is likely to be oxygen के साथ react करके high melting point वाला बना रहा है. तो ऑक्सीजन के साथ react करके क्या होगा अमन इसमें? तो क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ? और वो वाटर में soluble है? सही. So that is third question का आंसर है कैल्शियम. क्योंकि Ca plus O2 gives CaO, that is calcium oxide. It is active line या तेज चूना, इसे एक्टिव लाइन कहते हैं, तेज चूना. And when CaO is mixed with water, then it is a exothermic reaction and the solution is used for whitewashing. It is slaked lime. ये क्या है? slaked lime में थोड़ा लाइम और वाटर होगा, उसी से करते हैं. ढीला चूना. स्लेकेट का क्या मतलब होता है? ढीला चूना. चलो, food cans are coated with tin and not with zinc because फूड कैंस, वैसे इसमें हमने फ्राइंग पैन में जिंक की कोटिंग कर ली, लेकिन कोटिंग टिन की जाती है. टिन की भी चमकदार कोटिंग होती है, जिन्हें हमने दिखाया आप लोगों को.
तो क्यों ऐसा किया जाता होगा? बोलो। हाँ? बोलो। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हमारे फूड आइटम से रिएक्टिव कर जाएगा। देखो अब आप देखो कि जो फूड कैन है, हम ऐसा चाहते हैं ये देखो कि लिकबा सरनाका मग अल मन जन कर फी कर, यहां से नीचे नहीं जाएंगे। आप चाहें तो जिंक से भी कर सकते हैं, फी कड होली सन। ये देखो एफी तक जाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इस एफी से मतलब है क्योंकि ये Fe3 है और Fe3 ही जंग होता है। अगर Fe2 है तो कोई दिक्कत नहीं ना, तब तो रस्ट नहीं है ना। होता क्या है, अब तुम Fe के ऊपर कॉपर की भी कोटिंग कर सकते हो, H2 की भी। यहाँ एक इसकी कोटिंग ठीक रहेगी कि इसकी, दोनों कोटिंग ऊपर की है, लेकिन ज्यादा ऊपर जाओगे तो ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा। रिएक्टिव होगा तो चार चीजों से रिएक्ट कर जाएगा, उसमें पता नहीं एसिडिक चीजें भी होंगी जो तुमने पेप्सी के कहने का, उसमें कार्बोनिक एसिड नहीं है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर ये भी, इसके ऊपर ये भी, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है। फिर भी इसका एक्सपायरी डेट है। तुमको मालूम है कैन का, कभी अगर तुम बहुत पुराना पेप्सी पियोगे कैन की तो उसका टेस्ट अलग आता है, वो अच्छा टेस्ट नहीं आता, पता चल जाता है वो एक्सपायरी है। तो बोथ आर रिएक्टिव। जिंक से भी तुम रिप्लेस कर सकते हो। Fe3 की बात कर रहा हूँ क्योंकि Fe2O3 यही तो रस्ट होता है ना, Fe3+। तो इसलिए क्या चीज सही रहेगी? ये ठीक रहेगा कि ये इट इज बेटर टू कोट विथ टिन। व्हाई इट इज बेटर टू कोट विथ टिन? हाँ ये लिखो। सो इसलिए Fe+O2 gives Fe2O3। तो इससे क्या पता चल रहा है? क्या ये 3+ वाला, ये जो साहब के समझने के लिए लिखा है, ठीक है। सो इट इज बेटर टू कोट Fe with tin। अच्छा किसी में जंग लगा हो, सुनो इधर बात को, किसी में रस्ट लगी हो तो टिन किससे कोट करना अच्छा है कि जिंक से? अब ये कह रहे हैं कि रस्ट लगी हो तो जिंक से कोट करो, और नया मेटल है तो टिन से कोट करो, खाने वाली चीज। ऐसा क्यों कह रही है बता? हाँ वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा जल्दी, और जिंक कहेगा हटाओ लाओ सारा जंग हमको, तो इसीलिए तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। बोलो बात समझ आ गई कि जिंक से कब करेंगे? रस्ट लगाओ तो जिंक से कर देना, वो तुरंत उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और चूंकि फूड वाला सेंसिटिव है, खाने का आइटम है, इसलिए विद टिन नॉट विद जिंक, as tin is less reactive than tin is less reactive than zinc। और इसीलिए कहते हैं कि वो जो टिन्ड फूड, ऐसा नहीं कहते कई बार टिन्ड फूड या टिन्ड कैन, ऑयल का टिन वर्ड यूज करने लगे, जबकि कोटिंग है। तुम उसको रख दो थोड़ी दिन में, वो जो कनेस्टर तेल के पीपे होंगे ना, वो सब जंग खा जाते हैं, टिन की कोटिंग हट जाएगी। इससे क्या पता चलता है? टिन इतना महंगा है कि ऑयल के पीपे सब टिन के बनाए जाएंगे। इतना तो टिन है ही नहीं अर्थ क्रस्ट में, सिर्फ एक कोटिंग सी होती है टिन की, ठीक है। और इसीलिए उसको टिन कहते हैं, टिन कैन नहीं कहते हम लोग। चलो, यू आर गिवन ए हैमर, सो जिंक इज, तो कौन सा आंसर नैतिक सही होगा? फोर्थ का बताओ जरा। सी सही। यू आर गिवन हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच। तो क्या हम इससे पता कर सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल? तो हमारे पास हैमर है, हैमर द सैंपल, हैमर दिया तो हैमर से सैंपल को हैमर करो। इफ, ठीक है, इट्स एरिया इंक्रीजेस देन इट इज मेटल, एंड इफ ब्रेक इनटू पीसेस देन इट इज नॉन मेटल। यदि ये भंगुर होगा तो टूट जाएगा,
और यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसमें आघात वर्धनीय था वो। सो इफ इट्स एरिया इंक्रीजेस तो क्या होगा बोलो? इट इज मेटल। इफ इट इज फ्रेजाइल और ब्रिटल, ब्रिटल भी हो सकता है, टूट फूट जाए, फ्रेजाइल, देन इट इज नॉन मेटल। अब कुछ वायर दिए हैं तो दैट इज, इसमें दोनों तरफ एक स्प्रिंग लगा लो। स्प्रिंग दी है कि नहीं दी? करके दिया है। बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। वायर स्विच है, कोई बात नहीं, इसलिए वायर ले लो बस। वायर इसको ना ऐसे दिखाओ कि वायर बांध रहे हैं, बांध तो सकते हैं ना। और एक बैटरी ले लो और बैटरी दिखा दें। दैट इज जिधर भी ऊपर उठा जाएगा वहां प्लस होता है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दें। स्विच भी दिया है तो स्विच भी एक लगा लो। इससे क्या पता चलेगा? मैंने टैपिंग स्विच लगा दिया। जब इस पर टैप किया जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर ये बल्ब जल जाए, सो नाउ ये जो सैंपल है, put the sample as per the given arrangement. If bulb glows after closing the circuit, then the sample is conducting and it is metal. If bulb does not glow when the switch is closed, the circuit is closed, then the sample is non-metal. Now, इसको लिख लो, ये वायर है बस। पर सैंपल ग्रेफाइट हुआ तो ग्रेफाइट हुआ तो दो इसीलिए चीज तो दी गई हैं, दोनों से करके देखो। If it passes both the tests, then it is metal. अब तो सही है, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो देखो टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 1 है, ये PT2 नहीं, टेस्ट 2 है। सही है। अब चलो टेस्ट 2 में क्या कहा गया? Put the sample as per arrangement. If bulb glows after closing circuit, then it is metal. If it does not glow, it is non-metal. ये बात हो गई, ठीक है। तो अब ऐसे लिख देना, इन केस ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के केस में तो वो it will not pass both the test, it will pass only test 2, so it is non-metal. All metal will pass both the test. ऐसा लिख लो, बात सही हो जाएगी। नोट लिख लो, all metals will pass both test. अगला देखो, what are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. 6th question देखो, amphoteric oxides are those which, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, which reacts with, तो किससे रिएक्ट करता है अर्चिता? with acid and base. इतनी बात समझ आ गई क्या? अरविंद, आप मुझे 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बता सकते हैं? जिंक और तुम तो हर चीज जानते हो। एग्जाम्पल्स हैं
ZnO and Al2O3. ठीक है? Give 2 examples of amphoteric oxide. बाकी अगले क्लास में कराएंगे.